सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। देखिए, आपने देखा होगा कि हम घरों में इतनी सारी चीज़ें जो हैं प्लास्टिक की यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? कुछ ना कुछ तो रीज़न रहा होगा कि प्लास्टिक मेटल के कंपैरेटिवली हम ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं। तो द रीज़न इट इज़ नॉन रिएक्टिव। कि अगर हम किचन में प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, प्लास्टिक वेयर्स हमारे किचन में बहुत सारे होते हैं, हम डिफरेंट फूड आइटम्स को रखने के लिए प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे कि आयरन है, वो एयर और वाटर के एक्सपोजर में क्या हो जाता है, रस्ट लग जाता है उसमें और वो ख़राब हो जाता है। अगर कोई भी चीज़ उसमें स्टोर की जाएगी, अगर उसमें रस्ट लग जाता है तो वो चीज़ भी उस जो स्टोर्ड है फूड आइटम, वो भी उसके साथ ख़राब हो जाएगा। इसीलिए जो प्लास्टिक है वो क्या है, नॉन रिएक्टिव। द फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव का मतलब है कि ये जो प्लास्टिक जो सब्सटेंस है वो किसी भी एनवायरमेंटल गैस के साथ और वाटर के साथ या किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करता है। रिएक्ट करके कोई और जो केमिकल सब्सटेंस है उसका प्रोडक्शन नहीं करता है। इसीलिए ये इनर्ट होने के कारण, रिएक्टिव का ऑपोजिट होता है इनर्ट, मीन्स वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, जैसा है एज इट इज़ रहता है। तो इसीलिए इसको जो किचन वेयर में यूज़ किया जाता है कि बहुत सारे फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि क्योंकि इसका रिएक्शन तो होता नहीं है फूड के साथ, तो क्या है, कोई भी जो हार्मफुल जो इफ़ेक्ट जो होगा इसका फूड आइटम पे नहीं होता, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होता है। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक इज इट इज़ ड्यूरेबल, लाइट एंड चीप एज कंपेयर टू अदर मेटल। ड्यूरेबल, light and easy to handle। कि प्लास्टिक जो है वो क्या है, लाइट इन वेट। वेट जो है इसका लाइट है एज कम्पेयर टू मेटल। आपने देखा होगा कि आजकल जो बकेट्स हैं, मग्स हैं और जो कंटेनर्स हैं वो हम प्लास्टिक के यूज़ करते हैं, क्योंकि फर्स्ट रीज़न तो हुआ कि ये नॉन रिएक्टिव होता है, तो किसी सब्सटेंस के साथ अगर रिएक्ट नहीं करेगा तो ये ख़राब नहीं होता है। सेकेंड थिंग इज़ कि इसका वेट बहुत कम होता है मेटल के कंपैरेटिवली। तो जो भी हमें लाइट चीज़ें चाहिए, फॉर एग्जांपल जो हम किचन में जो कंटेनर्स यूज़ करते हैं तो वो भारी ना हो, इसीलिए, क्योंकि एक तो उसमें फूड आइटम रखा जाता है, दूसरा मेटल का वेट, तो जो मेटल कंटेनर होते हैं उसके कंपैरेटिवली बहुत हल्का होता है, इसीलिए इनको यूज़ किया जाता है। दूसरा, इसका लाइट वेट होने के कारण ये और जगह पे भी यूज़ किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, स्पेस क्राफ्ट वगैरह में इनका जो प्लास्टिक है इसका बहुत जगह यूज़ होता है। तो जो लाइट वेट होने की वजह से मेटल के कंपैरेटिवली जहाँ पर हमें हल्का चाहिए, जहाँ पे हमें एयर में जो भी चीज़ें हमें मीन्स जो हैंडल करनी है वो लाइट चीज़ इजीली हैंडल हो पाती है एज़ कम्पेयर टू जिसमें वेट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वन इज़ ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब है कि लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला सब्सटेंस है। कि अगर फॉर एग्जांपल कि एक मेटल की बकेट है और एक प्लास्टिक की बकेट है, तो जो मेटल वाली बकेट है फॉर एग्जांपल लोहे की है या और किसी मेटल की है, तो क्या होता है कि उसमें रस्ट लग जाता है, जिसकी वजह से वो मेटल ख़राब होना शुरू हो जाता है। लेकिन उसके ऑपोजिट अगर प्लास्टिक की बकेट को अगर हम प्रॉपरली यूज़ करते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग चलती है एज़ कम्पेयर टू मेटल, क्योंकि मेटल जो है रिएक्ट कर जाता है, रस्ट लगने के कारण जो लोहा है वो ख़राब हो जाएगा और उसमें से पानी जो है वो लीक होना शुरू हो जाएगा। से अगर हम बात करेंगे प्लास्टिक की, तो लाइट वेट है, नॉन रिएक्टिव है, तो लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला सब्सटेंस है अगर हम उसको केयरफुली हैंडल करते हैं तो। नेक्स्ट वन इज
चीप एंड इजीली हैंडल, मतलब एज कंपेयर टू मेटल, जो प्लास्टिक है वो सस्ता है, हमें भी इंस्ट्रूमेंट और जो भी किचन वेयर अगर हमें खरीदने होते हैं तो वो क्या है, मेटल के कंपैरेटिवली सस्ते मिल जाते हैं। उसके बाद है इजीली हैंडलेबल, मीन्स कोई ऐसा प्रॉपर एक वो नहीं है कि इसको इस तरीके से बहुत प्रॉपर केयर चाहिए प्लास्टिक को, तो क्या है कि बहुत इजीली हैंडल हम उसको कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉपरली केयर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है प्लास्टिक को। इसीलिए आजकल जो है हाउस होल्ड आर्टिकल्स जितने भी आते हैं उसमें प्लास्टिक हमें बहुत देखने को मिल जाता है कि ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज। द नेक्स्ट वन इज इट इज नॉन या फिर बैड कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। इट इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका कंडक्टर नहीं है प्लास्टिक, क्योंकि जो हीट है वो जो प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक जो है वो हीट की वजह से मोल्ड हो जाता है, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं होता है। तो इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, इसीलिए इस प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है इंसुलेशन में, कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उनको इंसुलेट किया जाता है प्लास्टिक की हेल्प से, ताकि जो है अगर हम डायरेक्टली कांटेक्ट में कभी आ जाते हैं बाई चांस एक्सीडेंटली, तो क्या है करंट जो है वो हम तक पास नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर प्लास्टिक की इंसुलेशन लगी हुई है। क्योंकि इंसुलेटर वही सब्सटेंस होते हैं जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो लाइट्स की जो वायर्स हैं रोड के ऊपर जो पोल से लगी होती हैं, उन वायर्स के ऊपर जो है प्लास्टिक की कवरिंग होती है। द रीज़न इज प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। देखिए हमने ये तो देखा कि प्लास्टिक का यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि इसकी बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन हर चीज़ का एक नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट होता है। ऐसे ही प्लास्टिक जो है वो एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। प्लास्टिक का एनवायरनमेंट पे एक बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो डिग्रेडेबल नहीं है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है, दो टर्म देखते हैं पहले, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि ऐसा सब्सटेंस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से डिग्रेड हो जाता है, उसको डिकम्पोज किया जा सकता है लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में, ताकि उसकी वजह से गार्बेज इकट्ठा ना हो और कोई भी जो हार्मफुल सब्सटेंस है उससे जो है ना निकले, ताकि वो किसी और एनवायरनमेंट फैक्टर को नुकसान पहुंचाए। डिग्रेडेशन का मतलब है डिकम्पोजिशन, कि वो जो सब्सटेंस है वो कंप्लीटली डिकम्पोज होकर लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाए, उसे तो कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल। मीन्स प्रोसेस ऑफ या बायोडिग्रेडेबल आर दो सब्सटेंस which are decomposed by microorganism। कि ऐसा सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से एनवायरनमेंट में डिकम्पोज हो जाता है उसे कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंस होते हैं जिसको माइक्रोब्स जो है डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, वो एज इट इज़ पड़ा रहता है सालों साल। अगर हम उसको बर्न करने की कोशिश करते हैं ताकि गार्बेज कम हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी हार्मफुल पॉइजनस गैसेस जो हैं वो निकलती हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट करती हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है, जो सालों साल डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का एग्जाम्पल है प्लास्टिक।
प्लास्टिक ऐसा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है जो कि एनवायरनमेंट प्लस सॉइल पोल्यूशन दोनों ही करता है, और भी बहुत सारे खतरनाक इफेक्ट इसके होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अगर ये इकट्ठा रहता है तो गार्बेज करता है, तो जिसकी वजह से जो बहुत सारा एरिया है उसमें गार्बेज इकट्ठा होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये डिकम्पोज होकर कम तो होता नहीं है, पाइल अप होता रहता है, तो जिसकी वजह से जो गार्बेज का जो अमाउंट है आज सरफेस पे वो बहुत ज़्यादा होता है। फर्स्ट इफेक्ट तो ये हो गया। दूसरा, अगर हम इसको बर्न करने की कोशिश करें ताकि इसका अमाउंट कम हो जाए, तो ये मेल्ट होता है, और जो फ्यूम्स इससे निकलते हैं, धुआं जो निकलता है, गैसेस, इतनी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं। उसके बाद है कि अगर इसको हम छोड़ देते हैं एज इट इज़, तो क्या होता है कि गार्बेज में आपने देखा होगा कि जो एनिमल्स हैं, स्ट्रीट एनिमल्स जो है घूमते रहती है, जैसे काऊ है और जो एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, उस गार्बेज में जो वेस्ट मटेरियल है, फूड आइटम्स हैं, उसको खाने की कोशिश करते हैं। और जो ये प्लास्टिक है ये वहीं पे एज इट इज़, क्योंकि आजकल हम पॉलीथीन बैग यूज़ करते हैं, हर चीज़ को पॉलीथीन बैग में पैक करते हैं, प्लास्टिक जो पॉलीथीन है उसमें पैक करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही अगर हमें गार्बेज में फूड फेंकना, जो कंटामिनेटेड फूड है, जो ख़राब हो चुका है, जिसे अब हम खाना नहीं चाहते, अगर हम उसको फेंकते हैं तो प्लास्टिक पॉलीथीन में भरकर हम उसको फेंकते हैं, तो क्या होता है कि जो भी स्ट्रीट एनिमल जब उसको खाते हैं तो क्या होता है, वो प्लास्टिक जो है उसके साथ, फूड के साथ वो खाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं उनको इतना हार्मफुल इफेक्ट होता है कि जो उनकी इंटेस्टाइन है वो चोक हो सकती है, बंद हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से उस एनिमल की डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए ये क्या है, एक बहुत हार्मफुल सब्सटेंस है एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि ये डिकम्पोजेबल नहीं है, डिकम्पोज नहीं होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। इसीलिए इसको ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना है तो क्या करना चाहिए कि प्लास्टिक पॉलीथीन की जगह हमें जूट बैग या फिर कॉटन बैग का इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, आपने देखा होगा कि प्लास्टिक बैग्स में पैकिंग लेकर आते हैं, लेकिन क्या है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो प्लास्टिक है उसको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं गार्बेज में, और वो इकट्ठा होकर पाइल अप होता रहता है, जो कि अगर बर्न करेंगे तो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेगा, एज इट इज छोड़ेंगे तो उसको एनिमल्स खाएंगे, जो उनकी हेल्थ पे इफेक्ट डालेगा। तो बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट हैं इसके। इसीलिए प्लास्टिक का जो यूज़ है वो हमें कम से कम करना चाहिए अगर हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना है। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक 5R प्रिंसिपल है, जिसका मतलब होता है 5R प्रिंसिपल। 5R प्रिंसिपल क्या कहता है, R फर्स्ट स्टैंड्स फॉर रीयूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, this is the 5R principle which is environmental friendly for reducing waste और mainly plastic waste which is non biodegradable। क्या फर्स्ट क्या कहता है, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब है कि हमें जो प्लास्टिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल और जो भी मटेरियल होते हैं उसका कम से कम यूज़ करना चाहिए। रिड्यूस का मतलब हमें उसका यूज़ कम कर देना चाहिए। उसके बाद है रीयूज़। रीयूज़ का मतलब है कि जहाँ पर हम प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट्स का, प्लास्टिक सब्सटेंसेस का यूज़ कर रहे हैं, उसको एक बार यूज़ करने की बजाय बार बार उसको यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि प्लास्टिक बैग्स जो हम लेकर आते हैं मार्केट से, हम क्या करते हैं, एक बार लेकर आए उसको फेंक दिया, फिर दोबारा गए फिर नया ले आए, फिर दोबारा गए फिर नया ले आए। तो क्या है, ऐसे क्या होगा कि जो गार्बेज है उसका अमाउंट बढ़ेगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक है उसका अमाउंट जो एनवायरनमेंट में बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, ठीक है कि हम प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको कम करने के लिए क्या करें, अगर हमारा काम नहीं चल रहा है प्लास्टिक की वजह से, जो भी प्लास्टिक के आइटम्स हम यूज़ कर रहे हैं उसको हमें बार बार यूज़ करना चाहिए, ताकि जो अमाउंट है उसका, क्योंकि अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो उसको रोकने के लिए हमने क्या करना है, रीयूज़ करना है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लास्टिक बैग्स लेकर आ गए, दोबारा कभी शॉपिंग पे जाते हैं तो हम अपने घर से जो हम ऑलरेडी लाए थे पहले, उसको वापस उसी प्लास्टिक बैग को ले जाएं। मतलब बार बार उसको हमें यूज़ करना चाहिए अगर हम कोई प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट अगर या फिर कोई प्लास्टिक सब्सटेंस का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ रिसाइकल। रिसाइकिल का मतलब है कि जो प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है उस प्लास्टिक को हमें रिसाइकल करके उससे और नए इक्विपमेंट या फिर कुछ नया सब्सटेंस बनाकर हमें उसको रीयूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोबारा से हम प्रॉपरली नया ही प्लास्टिक बनाए या फिर नया ही प्रोडक्शन करें। हमें जो हम एक बार आइटम्स जो यूज़ कर चुके हैं प्लास्टिक के, उन्हीं को रिसाइकल करके रीयूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़ रिकवर। रिकवर का मतलब है कि जिन सोर्सेज से हम प्लास्टिक को बना रहे हैं उससे जो हम यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर लें कि हम जो यूज़ है एक बार जो हमने बना दिया उसका फुल यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि सोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं और बार बार हम उसका यूज़ नहीं कर रहे, तो बार बार जो है जहाँ से भी प्लास्टिक जिस भी सब्सटेंस से बन रहा है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे जाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। द लास्ट वन इज़ रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मतलब है कि हम टोटली बंद कर दें प्लास्टिक का जो यूज़ है या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का जो यूज़ है वो हम कम्प्लीटली स्किप कर दें, बंद कर दें। तो इस तरीके का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, एनवायरनमेंट को अगर हमें सेफ रखना है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस से तो हमें इस प्रिंसिपल का यूज़ करना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टूडेंट्स।